Dandadan is more of a teenage drama rather than की focusing on aliens और supernatural things. And मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तो मैं आप आगे वीडियो में बताऊंगा ही, पर पहले ही इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। Dandadan की रिलीज से पहले ही बहुत ही सारी चर्चा हो रही थी, इसलिए इस एनिमे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी थी। एंड इसके 12 एपिसोड आने के बाद मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये एनिमे उन एक्सपेक्टेशन पे खरा भी उतरा है। इस एनिमे का प्रोटोगोनिस्ट है एक ओकरू नाम का हाई स्कूल का लड़का, जिसके की कोई भी दोस्त नहीं है। वो एक क्लमजी सा नर्ड टाइप, एक टिपिकल नर्ड टाइप लड़का है जो कि बिलीव करता है एलियंस में एंड उनसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता रहता है। फिर उसके जीवन में आती है एक लड़की मोमो अयासे, जो कि एक साइकोपैथ है। आई मीन वो कोई ईडी लड़की नहीं है और उसके पास साइकिक पावर्स है, मतलब कि उसके हाथ से कुछ भूत वाले हाथ निकलते हैं एंड उनसे वो कुछ चीजें कर सकती है। मोमो अयासे बिलीव करती है भूतों में और ओकरून भूतों में बिलीव नहीं करता। ओकरून बिलीव करता है एलियंस में एंड मोमो एलियंस पर विश्वास नहीं रखती। उसके बाद दोनों एक शर्त लगाते हैं। मोमो ऐसी जगह जाएगी जहाँ पर एलियंस रहते हैं एंड ओकरून ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर की सुना है कि कुछ भूत रहते हैं। एंड गेस व्हाट, दोनों जगह वो चीजें मिल जाती है जिनमें वो बिलीव नहीं करते। एंड फिर वहाँ से जो झमेला चालू हो जाता है ना, तो वो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। वैसे अगर देखा जाए तो ये एनिमे थोड़ा सा क्वर्की टाइप है, फंकी है। लाइक इसमें कैरेक्टर थोड़े ओवर रिएक्ट करते हैं, लंबे लंबे फेस बनाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। एंड आपको तो पता ही होगा कि ये एनिमे में कॉमेडी दिखाने का एक ट्रोप ही है। तो अगर आप इससे फेमिलियर हो ऐसे चीजों से तो आपको ये शायद पसंद आ सकता है। अगर आप फेमिलियर नहीं हो इन सारी चीजों से तो आपको ये शायद बोरिंग भी लग सकता है। तो चलिए अब इस बात पर आते हैं कि ये एनिमे मुझे क्यों पसंद आया, किस चीज ने मुझे इस एनिमे में बनाए रखा। सोचो कि तुम किसी व्यक्ति से प्यार करते हो, उस व्यक्ति के प्यार से तुम्हें एक बच्चा हो जाता है, तो दुनिया में तुमने जो भी सारी खुशियां सोची होती है ना, तो वो तुम्हें सिर्फ एक दिन में ही उस बच्चे में मिल जाती है। फिर तुम उस बच्चे को बड़ा होता हुआ देखते हो। तुम जब घर जाते हो तो बच्चा बड़ा खुश होता है, उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारा ही आने का इंतजार होता है। फिर वो बच्चा कहता है कि हम आज ये करेंगे, वो करेंगे, ये खाएंगे, वहां जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलता पर उसके साथ कितनी सारी मेमोरीज बिल्ड हो जाती है। एंड बच्चे के लिए इस वक्त तुम ही सारी एक दुनिया हो एंड तुम भी सोचते हो कि यार यही है मेरी जिंदगी का पर्पस, यही तो है असली लाइफ। एंड फिर अचानक से एक दिन एक अनहोनी हो जाती है। कोई अनजान लोग उस बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। वो बच्चा आपके नाम से चीख रहा होता है, रो रहा होता है, आपको पुकार रहा होता है। आप बच्चे को बचाने में जी जान लगा देते हो। भयानक लेवल की चोटें आती है आपको, पर आपको वो महसूस भी नहीं होती। आपको सिर्फ सुनाई देती है उस बच्चे की आवाज। आपने जो भी जिंदगी सोची होती है वो आपसे और आपके बच्चे से एक ही पल में छीनी जाती है। आप उसी हालत में कई दिन उस बच्चे को ढूंढते रहते हो, फिर भी आपको वो नहीं मिलता। एंड जब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हो तो सड़क पे आपको एक बच्चा दिखता है। तुम उसमें ही अपने बच्चे को देखते हो और तुम्हारी सांसें वहीं पर रुक जाती है। एंड यही है एक्रोबैटिक सिल्की की कहानी। एंड वो उसे जिस तरह से दिखाया गया है ना, वो ज्यादा सैडिस्टिक है, वो ज्यादा दुख देता है आपको। स्पेशली उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। एक सीन है जहाँ पर वो मदर एक बैले डांस करती है एंड वहाँ पर एक जो म्यूजिक लगाया गया है ना, वो बहुत ही ट्रेजिकली ब्यूटीफुल है। मैं तो ब्यूटीफुल नहीं कहूंगा इसे, पर बहुत ही ट्रेजिक लगता है वो सीन देखकर, वो म्यूजिक सुनकर आपको। And दूसरे सारे जो भी 11 एपिसोड है ना उसके, उनसे बहुत ही ज्यादा अलग था ये एपिसोड। इसके बाद इसके 5वें एपिसोड का जो पहला जो एक सीक्वेंस है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसमें ओकरून और मोमो एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं एंड वहाँ पर एक रोमांटिक म्यूजिक बज रहा होता है एंड वो सीन देखकर आपको ऐसा लगे कि यार ये कोई रोमांटिक एनिमे ही चल रहा है। एंड वो सीन देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, एक अलग ही फीलिंग देता है। एंड अब चलिए बात करते हैं कि मैंने इसको टीनेज ड्रामा क्यों कहा। तो बेसिकली ओकरून जो है वो मोमो से प्यार करता है एंड मोमो भी उससे प्यार करती है, मतलब कि उसे वो चाहती है, पर ये दोनों भी एक दूसरे को ये चीज बताते नहीं है, सिर्फ जेलस होते रहते हैं। फिर आती है आयरा जो कि ओकरून को प्यार करती है, मतलब कि उसको चाहती है, पर ओकरून उसे सिर्फ दोस्ती मानता है। उसके बाद जाकर आता है मोमो का बचपन का दोस्त जीजी, जो कि ऑब्वियसली मोमो को प्यार करता है और मोमो उससे लाइक भी नहीं करती, प्यार तो दूर की बात है। इन्हीं सब चीजों से टीनेज ड्रामा ज्यादा लगता है। अब डैंडेडन की बात हो रही है, इनमें जो दो ग्रैनीज है उनकी बात ना करे ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसमें पहली ग्रैनी है मोमो अयासे की ग्रैंड मदर सेइको अयासे एंड वो आपको बहुत ही प्यारी लगेगी, उससे आप प्यार करना चाहोगे। एंड वो क्यों करना चाहोगे
ये देख लो, बहुत बड़े बड़े रीजंस है। इनमें से मुझे टर्बो ग्रैनी सबसे पसंद आई। I mean, जब तक वो कैट में नहीं बदलती तब तक तो मैं उसे भी रेडी कर रहा था, पर जब वो कैट में बदल जाती है और वो कैसे बदल जाती है वो तो आप एनिमे में ही देखना। और उसके बाद वो बहुत सारी फनी चीजें करती है, जस्ट लाइक कैट। उसका जो कैट वाला एटीट्यूड होता है एंड हर वक्त चोरी करना, वो बहुत ही फनी लगता है। एंड गेस व्हाट, इस कैरेक्टर को आवाज दी है द लीजेंडरी वॉइस एक्टर मायुमी तानाकी ने। एंड जब आपको पता चलता है ना कि टर्बो ग्रैनी की आवाज सेम ही आवाज है लूफी जैसी, तो ये एनिमे देखने का मजा ही कुछ और हो जाता है। एंड इसके साथ ही ये बता दो कि ओकरुम का वॉइस एक्टर और तांजिरो का वॉइस एक्टर एक ही है। एंड ये जब आप एनिमे देखोगे ना तो आप बिल्कुल आसानी से नोटिस कर पाओगे। स्टोरी को ओवरऑल में ठीक ठाक ही कहूंगा, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दिख रहा है इस स्टोरी का कोई। अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली किस तरफ ये स्टोरी ओवरऑल स्टोरी जा रही है। लास्ट के 2 एपिसोड में फिर से एक स्टोरी एलिमेंट को ऐड इन्होंने कर दिया है एंड वो स्टोरी भी आपको इमोशनल कर ही देगी एंड उससे अपना ओकरुम भी बड़ा इंस्पायर होता है। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही वो शॉर्ट स्टोरीज को ऐड करते करते हुए एक कोहेरेंट स्टोरी को बना सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। क्योंकि अभी तक ओवरऑल स्टोरी किस तरफ जा रही है वो तो समझ नहीं आ रहा। एंड मैंने मांगा भी नहीं पढ़ी है तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। इस एनिमे का आर्ट स्टाइल भी बहुत ही यूनिक है। कंपेयर के लिए तुम इसे डेविलमैन क्राईबेबी के एनिमेशन से कंपेयर कर सकते हो, पर ये उससे बहुत ही बेटर है, बहुत ही फंकी कलर्स है एंड आपको पता चलता है कि पर्दे पर चीजें क्या हो रही है। 1-2 एपिसोड में सिर्फ 1 या 2 ही कलर दिखते हैं, वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ यूनिक किया है। इन्हीं सारी चीजों से एक ऐसा एनिमे बन जाता है कि इसे तुम मिस करना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। एंड न्यू जनरेशन में मुझे तो लगता है अगर इसी तरह से वो ये एनिमे रह गया तो शायद ये न्यू जनरेशन एनिमे में एक बहुत ही अच्छा एनिमे बन सकता है। एंड मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये इस साल के एनिमे अवार्ड्स में ये बहुत ही बड़ा कंटेंडर होने वाला है। ऑब्वियसली दूसरे भी एनिमे है जैसे कि फ्री रन, मुशोको टेंसेई, पर जो भी होगा देखा जाएगा। तो अगर आपने ये एनिमे देखा है तो मुझे बताना कि ये एनिमे आपको कैसा लगा ओवरऑल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।